2014 से एनडीए की सरकार भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नई दिल्ली के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है। यह विस्फोट नई दिल्ली के अंदर नहीं, भारत की अस्मिता और लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। जिस तरीके से गुजरात एटीएस ने आतंकियों के तार को एक के बाद एक जोड़ते हुए पकड़ा और 3000 से अधिक विस्फोटक बरामद किए, उत्तर प्रदेश से भी इनकी जड़ें जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। हरियाणा का भी नेटवर्क सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जो ये दिल्ली का विस्फोट हुआ है उसके तार इससे जुड़े हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब यह धमाका हुआ उस समय इतनी भीड़ होती है, रश होता है, भागने की, चहलकदमी की, लोग अपने घर ऑफिसों से निकल कर जाना चाहते हैं, व्यापारी भी अपने जो माल होता है उसको गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में चांदनी चौक के पास आगरा फोर्ट, माफ कीजिएगा, नई दिल्ली किला के सामने एक इस तरीके का विस्फोट होना वाकई में अचंभित करता है। और जो इस विस्फोट में लोग सामने आ रहे हैं वो सफ़ेद कॉलर हैं। देश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, यानी कि सफ़ेद कॉलर लोग विस्फोट में सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक गंभीर संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक हम सोचते हैं कि हमारे भाई हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, मैं एक विशेष वर्ग का बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर ये सारी चीज़ें घटना हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना का अंदेशा व्यक्त कर रही हैं, भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हैं। इस घटना के तत्काल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देश का गृह मंत्री 2 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचा, जायजा लिया, घायलों का हालचाल जाना और पुलिस अधिकारियों को, एटीएस को और जो भी तमाम हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं, एनआईए वगैरह हैं, उनको दिशा निर्देश दिए। इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश में है। सुरक्षा को चाक चौबंद के निर्देश हाई अलर्ट पर गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को दे दिया गया है। इसका असर कहीं ना कहीं मोहब्बत की ताज यानी कि ताज नगरी पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्यटन से जुड़ा हुआ है, वैश्विक पर्यटन नगरी है। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज रमेश वाधवा जी हैं जो पर्यटन उद्योग से जुड़े, इनसे सीधे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लंबे अरसे बाद नई दिल्ली में आज इतना बड़ा हादसा हुआ, बीच में एक बार ट्रंप आए थे, उस समय भी ये एक बड़ा कांड करने का प्रयास किया गया था। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि देश पर हमला किया जा रहा है, कि एनडीए सरकार में भी ये सारी चीज़ें लगातार जारी हैं? देखिए, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझकर, पर जो भी ये घटना हुई है वो बिना प्लानिंग आउट किल नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ प्लानिंग पहले से चल रही होगी जो कि हमारी खुफिया एजेंसीज की नज़रों से दूर रही, जिनको पता नहीं लगा कि यह घटना हो सकती है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पर्यटन उद्योग के लिए ये हमला जो है बहुत नुकसानदायक होगा और बहुत उनके फाइनेंशियल उसके ऊपर बहुत घातक होगा, क्योंकि अभी पिछले 4-5 महीने से अभी पाकिस्तान का युद्ध अभी समाप्त हुआ था, उसका असर ही चल रहा था। जैसे तैसे अभी बिज़नेस पटरी पे आना शुरू हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से। एकदम ऐसी घटना होने से पर्यटन उद्योग जो है, आगरा ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट ही हुआ था और अभी ये घटना हो गई। आज ही मैं सुबह जब अपने इंटरनेट पर बैठा हुआ था तो मुझको 2 कैंसिलेशन मिली तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। और उसके तुरंत बाद ही मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि अमेरिका ने और इंग्लैंड ने एडवाइजरी नोट जारी कर दिया है कि 10-12 किलोमीटर सराउंडिंग जहाँ घटना हुई है उसके आसपास ना जाएं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर टूरिस्ट ना जाएं। जब दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड ही नहीं करेगा तो और इंडिया में कहाँ पर ट्रैवल करेगा। ऐसे की एडवाइजरी जो है अमेरिका ने इशू करी है। वाधवा जी, इसके लिए मैं बीच में रुकना चाहूँगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि जो मुझे जानकारी है, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस ने इस घटना के तत्काल बाद एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, फ्रांस ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। फ्रांस ने जो एडवाइजरी जारी की है उन्होंने कहा है
भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर यह उस जगह को जाने से अवॉइड करिए। उसने एडवाइजरी कोई नहीं दी, सिर्फ उसने एक इंस्ट्रक्शन पास करे हैं। इन लोगों ने तो बराबर, इंग्लैंड और अमेरिका ने तो पूरा एडवाइजरी नोट जारी करा है। तो मैं समझता हूँ ये एडवाइजरी नोट भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में बिजनेस को इफेक्ट करेगा। और मेरा जो अपना मानना है कि हमारी भारत सरकार को भी इसको फ्रंट पर आकर लीड करना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब ये जो घटना हुई उसकी जांच चल रही है या जो भी है, पर देश के अंदर जो हमारे पर्यटक आप लोगों के आ रहे हैं वो पूर्णतः सुरक्षित है। उनको एक भरोसे में लेने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत आवश्यकता है, नहीं अदरवाइज ये पूरा टूरिस्ट सीजन जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वाजवा जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ पहले पाकिस्तान के साथ हमारा इतना हुआ है, और जो कल रात से मैं लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हूँ, और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान पर ये जो अटैक होने के बाद भारत की अस्मिता पर जब सवाल हुआ तो भारत ने लगातार हमले किए, उसी नज़रिए से इस बार यूएस, फ्रांस और ये ब्रिटेन वगैरह ये सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इस नज़रिए देख रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं कि जैसे भारत और तनाव में, तो उस नज़रिए से टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा घात लग सकता है। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री तो एक कच्चे धागे की तरह है, ये कहीं पर भी कुछ भी होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो टूरिज्म ट्रेड के ऊपर पड़ता है। तो अगर इस तरह की कोई प्लान आउट है, वैसे तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, पूरे तथ्य में जाकर ही कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकेगा कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि साहब इसमें पाकिस्तान का हाथ है या दूसरी किसी कंट्री का हाथ है, ये मैं कहता हूँ कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है। इसकी टोटल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी डेप्थ में जाकर इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि साहब ये किस एजेंसीज के द्वारा, किसके सपोर्ट से ये किया गया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी अब देखा जा रहा है कि जैसे मैं सुन रहा था, इसके बाद से हम लोगों ने भी अपना सोशल मीडिया और इस पर ज़्यादा निगाह रखी है। पाकिस्तान में के अंदर भी एक दहशत का माहौल है, क्योंकि कह चुके हुए हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कह चुके हुए हैं कि अगर हमारे देश के अंदर कोई इस तरह का आतंकी घटना होगी तो हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, कहीं उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये घटना का जो कुछ भी कराता है पाकिस्तान कराता है। पर अभी मैं फिर कहूँगा कि इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी हुआ कि किस के द्वारा या क्या इसके पीछे प्लानिंग थी। पर जहाँ तक आपके द्वारा जैसे पता लग रहा है कि मैंने भी सुना है कि फरीदाबाद के अंदर 2600 कितना क्विंटल जो है वो विस्फोटक मिला है, वो अपने आप में एक बहुत विचारणीय और सोचनीय विषय है कि ये हमारे देश में कहाँ से आया। इसकी पूरी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, कि हमारे ये हिंदुस्तान का भविष्य का सवाल। बिल्कुल। गुजरात ATS, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं तमाम क्या नाम है NIA जैसी एजेंसी इसमें काम कर रही हैं कि जो इतना बड़ा विस्फोटक मिला है, और क्या वाकई में भारत को दहलाने की साजिश थी? उससे पहले सारी चीज़ें रोक दी गई। कल गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए, जो समाचार एजेंसियों से बात करते हुए कहा है कि इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसने हमला किया है, और ना ही उन्होंने किसी देश का नाम लिया है, लेकिन सभी रास्ते अभी एजेंसियों के लिए खुले हुए हैं, तफ्तीश जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि उसको उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और बिहार चुनाव में वो लगातार दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सुरक्षा व्यवस्था, जो पुलिस की कानून व्यवस्था है, वो वाकई में पूरे देश के अंदर नजीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, पहली बात तो मैं क्लियर करूँ, फरीदाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं, वो तो हरियाणा का हिस्सा है, वो लगा हुआ जरूर है हमारा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से। पर ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा प्रदेश है, इसने कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो ब्यूरोक्रेट्स है या इंटेलिजेंस की जो फोर्सेस है, उनकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है कि वो पूरी तरह से अलर्ट नहीं है या क्या है कि इतना बड़ा विस्फोटक किस प्रकार से फरीदाबाद में पहुंचा, कि कोई तो जरिया रहा होगा लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट से आया होगा, कैसे आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी खुफिया एजेंसीज के जो निगाह में होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए, और खुफिया एजेंसीज बनाई भी इसीलिए गई हैं कि सब इन चीज़ों का जो है पता लगता रहे। तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, तनावपूर्ण हालात रहे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, तमाम अन्य उद्योगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए, कोई भी व्यापार हो,
चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हो या एम्पोरियम इंडस्ट्रीज हो, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए और जितने व्यापार हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक व्यापार के ऊपर प्रहार होता है या घात होता है तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी उसके ऊपर असर करती हैं। मान लीजिए मैं बेडशीट का परचेज करता हूँ, तो बेडशीट वाला जो मेरे को सप्लायर है, स्टेक होल्डर जो मेरा है वो सप्लायर, उसको नुकसान होगा, वो आगे जिससे लेता है उसको नुकसान होगा। तो ये कड़ी के तौर पर है, उससे इंडस्ट्रीज सारी इफेक्टेड होती है, ना कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज होती है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा इसी में, विदेशी पर्यटकों के साथ साथ क्या देसी पर्यटकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हर आदमी अपनी जान पहले सुरक्षित चाहता है कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे। वो ऐसी जगह क्यों जाना चाहेगा? जैसे अभी थोड़ा देर पिछले बार ही देख लीजिए, अभी जो ये बाढ़ की स्थिति बनी रही, कई स्टेट्स के अंदर बाढ़ आई, डोमेस्टिक टूरिज्म भी आना बंद हो गया। तो ये टूरिज्म के ऊपर मैंने आपको जैसे कहा कि एक कच्चे धागे की तरह है, किसी तरह कभी कहीं पर भी कुछ होता है तो सबसे पहले जो है उसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर देखने में। देखा आपने किस तरीके से होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधा जी ने बेबाकी के साथ कहा कि कहीं ना कहीं हमारी ये सुरक्षा एजेंसी की चूक है, और जो ये हादसा हुआ है वो सीधे सीधे हमारे पर्यटन उद्योग के साथ साथ पर्यटन उद्योग से जितने भी जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। अब देखना होगा कि जो एनआईए और ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं कि जो किले के पास, दिल्ली के किले के पास जो ये हादसा हुआ है, संवेदनशील इलाका और जो वहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, उसको जानबूझकर चुना गया। एक ऐसा समय जहाँ पर जिस समय भीड़ भाड़ अधिक रहती है उसी समय पर लगातार एक कार, चलती हुई कार के अंदर विस्फोट किया गया है और बताया जा रहा है कि फिदाई हमला हो सकता है, केमिकल के द्वारा इसमें उपयुक्त किया गया है। और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच के बाद बता पाएंगी इसमें किस तरीके के विस्फोटक का उपयोग किया गया। लेकिन फिलहाल पर्यटन उद्योग इससे निश्चित तौर पर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप आगरा।